हाँ जी, अब देखो कल हमारा टॉपिक जो था दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी सॉलिड के लिए जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना था वो हमने यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ तक था। अब इससे नेक्स्ट हमने ये यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना। और जो वैल्यू वगैरह पुट करवाई थी उसका ध्यान में रखना, हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट कर रखी है। हमने यहाँ पे ये पुट किया था कि जो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m/kT जो है मेरे पास वो क्या है, वो आपके पास क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर। पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m/kT दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर रखी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान में रखना कौन सी वैल्यू क्या है, बाद में इन वैल्यूज को यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसको बच्चे कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 2 यूनिट किए, उनके अंदर ये फॉर्मूला बहुत यूज किया है। 0 से इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस अल्फा x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय क्या आएगा 2 इंटू अल्फा रेज टू n+1 divided by 2. And now compare this equation with this equation. What will you get? You will get that n is equal to 2. अब x की जगह सिर्फ y हो गया और n की जगह 2 है और अल्फा की जगह क्या है 1 है, अल्फा की वैल्यू है ही नहीं कोई, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करो तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया गामा ऑफ n की जगह 2 है तो ये आ गया 2+1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 एज इट इज आएगा। अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कुछ भी कर दो, चलो 1 की पावर क्या है 2+1 डिवाइड बाय 2 आएगा तो 1 ही ना। तो अब देखो अपर जो है वो आ गया गामा 2+1 3, तो गामा 3/2 और नीचे बच गया मेरे पास 2। तो गामा 3/2 बच्चे क्या होता है, मैंने करवाया था कि आपने क्या करना होता है, एक माइनस करना है 1/2 आ गया, फिर एक माइनस करना है तो वो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, उसको लिखोगे √π और नीचे मेरे पास क्या आ गया, नीचे मेरे पास आ गया 2। तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो बच्चे आंसर क्या आ गया, आंसर दैट विल बी इक्वल टू √π डिवाइड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ गया √π डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका इस वैल्यू के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम बच्चे इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बच्चे, इतना क्लियर है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है बच्चे आपके पास, ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब सिमिलरली आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो बच्चे ये भी वैल्यू आपके पास क्या देगा, दैट इज √π/4 आ गया। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे दैट विल ऑल्सो गिव यू √π/4। इज इट क्लियर। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन बचते हैं दोनों, तो अब इस इंटीग्रेशन को बच्चे कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ये वाला जो इंटीग्रेशन है। अब फिर इसको उसी के साथ कंपेयर करो, 0 to इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस अल्फा x स्क्वेयर dx। अब अगर कंपेयर करोगे तो n यहाँ पे x की पावर है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 0 है। इस केस में जो हमने ये सॉल्व करना है ये वाला, इस केस में आपके पास n की वैल्यू 0 है, तो फिर फॉर्मूला लगाओ गामा 0+1 डिवाइड बाय 2 और नीचे 2 आएगा और यहाँ पे अल्फा की जगह 1 है, वो तो सेम ही था तो 1 ही रहेगा, जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया गामा ऑफ 1/2 और डिवाइड बाय क्या है 2। तो गामा 1/2 क्या होता है, माइनस करोगे 1 तो -1/2 उसको √π लिखना है, तो ये √π/2। तो क्लियर है। तो 4 वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यू आएगी √π/4, सॉल्व करके दिखा दी मैंने। इसकी वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम आएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो √π/2 आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ऑल्सो √π/2 आएगी, ठीक है बच्चे। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद में ये यहाँ पे सॉल्व कर रखी है इन्होंने, डायरेक्टली लिखा हुआ कि ये वैल्यू आएगी और आपको मैंने फॉर्मूला दे रखा है किस तरह से सॉल्व करोगे। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। देखो वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे वैल्यू जो मैं अपर पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू ई बार जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, ये के टी था तो के टी तो सेम ही आएगा।
अब पहला इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा रूट पाई बाय 4, नीचे वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा रूट पाई बाय 2। अच्छा प्लस में एक केटी यहाँ भी है तो केटी आएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है दैट इज रूट पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ये टोटल उसके ऊपर रूट नहीं है, ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी दैट इज रूट पाई बाय 4। सिमिलरली नीचे क्या आएगा रूट पाई बाय 2। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये डबल वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो देखो मेरे पास ये 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, और ये रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया के टी डिवाइड बाय 2, और प्लस में यहाँ से भी क्या आ जाएगा के टी डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ गया के टी। तो इट मीन्स जो एवरेज एनर्जी आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी वो आपकी आएगी के टी ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी आई है बच्चे ई बार जो है एवरेज एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू के टी। एवरेज एनर्जी जो आएगी वो किसके इक्वल हो चुकी है दैट इज इक्वल टू के टी, तो वो आपकी एनर्जी जो है के टी के इक्वल हो गई है। अच्छा अगर वो एनर्जी के टी के इक्वल है तो बच्चे अब इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे, अब ये एनर्जी जो आई है के टी अब ये कितने डिमेंशंस के अंदर आई है, ये हमने जब कल हमने ये चूज किया था हमने 1 डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब जो ये एवरेज एनर्जी हमने फाइंड की है ये 1 डायमेंशन के अंदर आई है। ठीक है, ओनली फॉर 1 डायमेंशन के अंदर हमने सॉल्व किया है। तो बाकी अगर डायमेंशंस के लिए सॉल्व करनी है तो ये किस टाइप से सॉल्व होगी, यहाँ पे देखो मेरे पास अगर बाकी डायमेंशंस के लिए सॉल्व करनी है तो 1D के लिए तो बच्चे वैल्यू आ गई आपके पास कितनी है, फॉर 1D आपके पास वैल्यू जो आई है दैट इज ई बार एवरेज एनर्जी जो है वो के टी आ गई। अगर डायमेंशन 2D कर दो मतलब 2 नंबर ऑफ मोड्स हो जाएं तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 KT हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास 3D मोड कर दो, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है 3 मोड्स हो जाएं तो एवरेज एनर्जी बच्चे कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 3 KT। अब ये तो सिर्फ ओनली फॉर सिंगल एटम की बात हो रही है, सिंगल लेटिस की बात हो रही है जो वाइब्रेशन कर रही है। अब वहां पे नंबर ऑफ एटम्स है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर दैट विल बी इक्वल टू अगर n है तो बच्चे आपकी एवरेज एनर्जी जो आएगी वो फिर क्या आ गई, वो आपके पास टोटल आ गई 3NKT। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ चुकी है, क्लियर है। टोटल एनर्जी जो आएगी यहाँ टोटल एनर्जी एवरेज एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी, अब ये एवरेज नहीं रहेगी ये टोटल हो जाएगी। ठीक है ना, आपने सारी टोटल निकाल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब 3 डायमेंशन के अंदर कर दी ना तो वो टोटल एनर्जी होगी ई हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये एनर्जी टोटल आ गई ई दैट इज इक्वल टू 3NKT, टोटल सिस्टम की एनर्जी आ गई जो हमने स्टार्टिंग के अंदर कंसीडर किया था। ठीक है बच्चे, तो ये एनर्जी की वैल्यू क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब अगर एनर्जी आ गया तो एनर्जी से आपने जो स्पेसिफिक हीट है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने कल भी एक्सप्रेशन किया था। जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो बच्चे क्या होती है दैट इज CV जो होती है वो आपके पास होता है करली E डिवाइड बाय करली T, या आप इसको करली U बाय करली T भी लिख सकते हो। E का मतलब इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे और U का मतलब भी ऑल्सो इंटरनल एनर्जी है। तो करली E बाय करली T करोगे टाइम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा 3NK, ये आ गया आपके पास CV। तो N के हमें पता है क्या होता है, ये आपके पास R गैस कांस्टेंट होता है, तो CV की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट आ गई। अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आएगी 3R आएगी। और अब ये जो वैल्यू आई है ना बच्चे, ये आपकी वैल्यू आई है एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की कोई बात आई नहीं, टेम्परेचर बचा ही नहीं कहीं पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या हीट कैपेसिटी है सॉलिड क्रिस्टल की वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो ये आपकी थ्योरी कौन सी है दैट इज योर क्लासिकल। ठीक है बच्चे, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपका ये कंसेप्ट है कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बच्चे क्या रहेगी, वो रहेगी आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो चलो CV है, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब ये आपकी क्लासिकल थ्योरी है वो बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, नोट्स के अंदर देख लो, यहाँ तक हमने कर लिया। ये CV की वैल्यू आई थी, ये रहा मेरे पास 3R, यहाँ तक हमने किया है।
अब इसको आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट वगैरह करके अगर इसको कैलोरीज के अंदर फाइंड करोगे तो वो सीवी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 कैलोरी के अराउंड आती है। हीट यूनिट के अंदर फाइंड करोगे तो 6 कैलोरी है लगभग। ये देखो 5.97 है ना, तो ये लगभग आपके पास 6 कैलोरीज के अराउंड आ रही है इसकी वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है या हीट कैपेसिटी है सॉलिड की, वो आपकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दैट डजंट मैटर कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर है या आपके पास वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है, दैट डजंट मैटर। आपके पास सीवी जो है वो आपके पास हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने देखना है कि जो क्लासिकल थी वो कहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि क्लासिकल फेल होगी तभी तो आप क्वांटम स्टैटिस्टिक के अंदर जाओगे ना। क्वांटम जो है उसने कैसे इसका डिस्कशन किया, क्वांटम के अंदर जाओगे। तो अब देखो स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर क्या है मेरे पास। अब जो हमने डुलोंग और जो पैटेट्स का लॉ किया है, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि जो अगर हम ये देखें कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है। अब जो बच्चे थ्योरी है, ये वैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले कर रखा है लास्ट यूनिट के अंदर। अब थ्योरी कहती है कि सीवी जो है वो 3R है। अब इसका मतलब है 3R है, तो दूसरा इसका मतलब ये है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये कह रही है आपके पास थ्योरी। अब एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्सपेरिमेंट अगर करोगे, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया बाय एक्सपेरिमेंट कि जो आपके पास सीवी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, दैट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, एट हाई टेम्परेचर, एट दिस केस आपके पास जो स्पेसिफिक हीट होती है वो तो आपके पास कांस्टेंट होती है एंड दैट इज इक्वल टू 3R। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया बच्चे, अगर आपने टेम्परेचर कर दिया लो, अगर आप टेम्परेचर क्या ले रहे हो एट लो टेम्परेचर, आप लो टेम्परेचर की कंडीशन डिस्कस कर रहे हो, उस केस में बच्चे आपके पास जो इसका बिहेवियर है वो थोड़ा सा अनकंडीशनल सा बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है। वो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, प्रीवियस यूनिट के अंदर सॉरी, वहाँ पे एटॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है, लेटिस कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो वो इस काइंड का यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप कंडक्टर वगैरह चेक करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका स्पेसिफिक हीट का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू चलता है। ठीक है, वो बाद की बात है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्व हुआ कि जो आपके पास कंडक्टर होते हैं उनका जो स्पेसिफिक हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, पहले ये ऑब्जर्व किया गया। और जो आपके ये कंडक्टर के केस में बच्चे दैट इज फॉर कंडक्टर, और जो आपका इंसुलेटर है उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका इंसुलेटर है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग वे से यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। पर बाद में जाके जब आगे लास्ट वाली थ्योरी आएगी तो वहां पे ये क्लियर होगा कि जो स्पेसिफिक हीट है मेटल की वो आपके पास किस पे डिपेंड करती है, वो आपके पास जैसे हमने किया था लैम्डा टी प्लस बीटा टी क्यूब, इस टोटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, वो आगे आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना है, तो इस लो टेम्परेचर के ऊपर ये ऑब्जर्व किया गया कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या चल रहा है, वो ये टी क्यूब इसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है। ठीक है, टी क्यूब जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, सॉरी बच्चे आई थिंक मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिख दिया था, ये आपका इंसुलेटर के विद रिस्पेक्ट टू था। ये ऑब्जर्व किया गया कि इंसुलेटर के केस में तो ऐसा हो रहा है, और जो कंडक्टर है उसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है। ये किसके लिए है, दैट इज फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटल। वो बाद में आएगा कि ये कंडक्टर में टी भी आएगा और टी क्यू भी आता है, लो है या वेरी लो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो बाद की बात है। तो ये जो आपके पास बिहेवियर आया वो थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कह रही है आपके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो तो टेम्परेचर के ऊपर बच्चे डिपेंड करेगी नहीं। ठीक है ना, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो तो आपके पास ऑलवेज क्या आनी चाहिए, वैल्यू ऑलवेज हैज टू बी कांस्टेंट। तो वैल्यू आपके पास हमेशा चाहिए कांस्टेंट। लेकिन अब इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह रही, वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो अब लो टेम्परेचर पे क्या ऑब्जर्व किया गया उसका एक बार डायग्राम देखो मेरे पास यहाँ पे। लो टेम्परेचर के ऊपर जो डायग्राम ऑब्जर्व किया गया, ये चीज क्लियर है। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए क्लासिकल क्या होगी, फेल हो चुकी थी। ठीक है, अब क्लासिकल इसके अंदर फेल थी, तो अब देखो मेरे पास नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पे, दैट इज नेक्स्ट जो है, हाँ ये डायग्राम देखो इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इसके अंदर ये स्पेसिफिक हीट ले रखी है, ये मैंने पहले भी करवाया था, और इस साइड ले रखा है आपका टेम्परेचर जो केल्विन के अंदर है। जैसे टेम्परेचर आपका हाई होगा, यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू 3R हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो गया तो आपका कहीं पे बिहेवियर टी क्यूब होगा, कहीं पे आपका बिहेवियर टी होगा, तो ये आपका वेरिएशन जो है स्पेसिफिक हीट के अंदर ये यहाँ पे क्या की गई, ऑब्जर्व की गई। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जो बिहेवियर स्पेसिफिक हीट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया वो थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब जो आपका थ्योरी है क्लासिकल वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, कहीं ना कहीं वो फेल हो रही है। ठीक है, तो इसके जो आंसर थे यहाँ, ये जो इसको बोल देते हैं डिस्क्रिपेंसी, ठीक है ना, दैट मीन्स के ये रिजल्ट मैच नहीं कर रहे। इसको किसने रिमूव किया, इसको क्वांटम जो थ्योरी थी जो आइंस्टीन ने दी थी पहले, उसके बाद में डीबाय ने थ्योरी दी थी, वहां पे जाके इसका क्या होगा, बिल्कुल वहां पे एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा कि हाई टेम्परेचर पे आंसर क्या आएगा, लो टेम्परेचर पे या वेरी लो टेम्परेचर पे आपका आंसर किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है बच्चे, वो हमने सेकंड जो थ्योरी करनी है वो है आपके पास, दैट इज योर आइंस्टीन थ्योरी है, वो हम कल डिस्कशन करेंगे। एक बार जस्ट उसका ना बेसिक देख लो, आइंस्टीन थ्योरी का क्या है। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आपके पास है आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है, दैट इज योर आइंस्टीन थ्योरी, दैट इज आइंस्टीन थ्योरी। अब ये देखो आइंस्टीन थ्योरी जो है इसके अंदर मेरे पास क्या है, जैसे हमने वहां पे जो आपके पास क्लासिकल थ्योरी की थी, वहां पे हमने क्या बेसिक अजम्पशन जो ली थी वो बच्चे क्या थी, वहां पे हमारी जो बेसिक अजम्पशन थी वो बच्चे ये थी कि जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने कंसीडर किया था, वो बच्चे हमने कंसीडर कर रखा था, दैट इज योर क्लासिकल ऑसिलेटर, वो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर था क्लासिकल। अब ये जो आइंस्टीन थ्योरी है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ये थ्योरी किसके अंदर आती है, ये क्लासिकल के अंदर नहीं आती, ये आपकी आती है अंडर द ब्रांच ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये आपकी क्वांटम थ्योरी है। ठीक है ना, ये आपके पास कौन सी थ्योरी है, दैट इज क्वांटम थ्योरी है। हाँ जी, अब देखो ये आपका क्वांटम थ्योरी के अंदर आएगी, और इसके अंदर आपको क्या है, अब इसके अंदर क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर आइंस्टीन ने अब क्या अज्यूम किया, क्योंकि क्लासिकल ने क्या अज्यूम किया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर तो बच्चे अज्यूम किए थे। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर तो अज्यूम किए थे, लेकिन वो कौन से हार्मोनिक ऑसिलेटर थे, वो क्लासिकल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली डिफरेंस उस थ्योरी से क्या है, दैट इज ओनली वन डिफरेंस है यहाँ पे, दैट इज ओनली वन डिफरेंस, और वो आपका डिफरेंस क्या है, आइंस्टीन ने ये अज्यूम किया कि जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं वो क्लासिकल ऑसिलेटर नहीं होते, वो आपके पास कौन से हैं, दीज आर क्वांटम ऑसिलेटर्स। ठीक है ना, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं। तो एक तो यहाँ पे डिफरेंस आया। ठीक है, और दूसरा क्या है, वहां पे हमने ये अज्यूम किया था कि वो सारे सेम फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने भी अजम्पशन तो यही किया कि वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, इसने जस्ट टर्म जो है वो अलग बोली है आइंस्टीन ने, इसने टर्म जो बोली है, सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है इसके अंदर, इसने ये बोला है कि यहाँ पे जो आपके पास वो ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी है ना, जहाँ ओसिलेशन जो है आपके पास, दैट इज द ओसिलेशंस, ओसिलेशंस are with quantized, are with quantized frequency, मतलब इसका सेम ही है। दैट मीन्स कि जितने भी क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं क्लासिकल में, हम उनको क्लासिकल ऑसिलेटर मान के चलते हैं, और क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस होता है। क्लासिकल के ऊपर आप क्लासिकल थ्योरी अप्लाई करोगे, क्वांटम के ऊपर जो थ्योरी होगी वो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी अप्लाई होगी, तो उसका साइज वगैरह किस टाइप का है, सारे दिखने में सेम है, आइडेंटिकल है नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी होती है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हम अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लासिकल ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है उसको हम अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चे क्लासिकल के अंदर हमने एनर्जी फाइंड की थी, अगर याद होगा अभी हमने की थी, वहां पे एनर्जी अपने पास क्या आई थी, दैट इज हाफ के टी लिखी थी ना। अगर उसको आप अलग फॉर्म के अंदर लिखोगे, ओमेगा की फॉर्म के अंदर लिखोगे, तो वो आप इस वे से लिखते हो, हाफ एच कट ओमेगा, ये इस तरह से लिखते हो, सिंपल एनर्जी होती है। लेकिन क्वांटम के अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो आपके पास एडिशनल टर्म यहाँ पे ऐड होती है, वो एन जो है एक इंटीजर ऐड होता है, एन प्लस हाफ, और बाहर इसके क्या आएगा, एच कट ओमेगा। पहले सिर्फ हाफ एच कट ओमेगा थी, सिंगल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हमने वैसे हाफ के टी की थी, और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो हाफ नहीं होती, उसमें कुछ टर्म क्या होती है, एडिशनल ऐड होती है, जो आपके पास एन होता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू इसकी हो सकती है। और ये जो एनर्जी है वो किसकी है, वो आपकी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, और इसको एक बार छोड़ दो, ये यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। और ये जो हाफ के टी एनर्जी ली थी हमने, ये आपका क्लासिकल ऑसिलेटर था, क्योंकि आपको याद होगा, आई थिंक हमने सेकंड सेम के अंदर, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड सेम के अंदर आपका जो वहां पे हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया था, कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के टी होती है। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ये क्लासिकल के विद रिस्पेक्ट टू है। लेकिन अगर आप उस ऑसिलेटर को क्वांटम ऑसिलेटर कंसीडर करोगे, तब बच्चे उसकी जो एनर्जी आती है ना, वो आपके पास n प्लस हाफ एच कट ओमेगा आती है। और इस पे जो बाकी डिस्कशन है, इसकी थ्योरी वगैरह क्या है, जस्ट ये बेसिक है, एक बार जस्ट बेसिक जो है वो देख लो। आइंस्टीन थ्योरी जो है वो क्वांटम थ्योरी है। क्लासिकल और क्वांटम के अंदर डिफरेंस क्या है, क्लासिकल में हम ऑसिलेटर को क्लासिकल मान के चलते हैं, और उसकी एनर्जी भी क्लासिकल के अकॉर्डिंग ही आती है। और जो आपकी आइंस्टीन थ्योरी है उसके अंदर हम उसको क्वांटम थ्योरी है, तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, क्वांटम ऑसिलेटर होगा। और ये सारे वाइब्रेट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी से, जैसे क्लासिकल के अंदर था, वैसे आपका क्वांटम जो है वो भी सेम वाइब्रेट कर रहा है विद सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस यहाँ पे जो एनर्जी है ना बच्चे, एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, और वो एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा वो फिर नेक्स्ट जो कल वाला लेक्चर उसी के अंदर करेंगे, क्योंकि सारा आज तो कंप्लीट नहीं होगा, एनर्जी वगैरह सारी टोटल कंप्लीट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो कल डिस्कशन है वो हम फिर कल करेंगे, क्योंकि देखो हमने क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या था, क्लासिक जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ना, इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास जो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो वाइब्रेट करेगा, वो आपके पास किस एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, उसकी एनर्जी एच म्यू के क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इसके अंदर ये माना जाता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो जो एनर्जी लिखते हैं हम उसको कैसे लिखते हैं, उसको आप इस तरह से लिखते हो, दैट इज एन एच म्यू। तो म्यू का रिलेशन होता है ओमेगा के साथ, वो हम फिर कल करेंगे, किस टाइप से ये सॉल्व होगा वो फिर कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बस आप जो बेसिक है कि क्लासिकल और क्वांटम क्या है, ठीक है ना। क्लासिकल इसमें जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसको क्लासिकल मान के चलते हो, उसमें हम उसकी वाइब्रेशन को एच म्यू से रिलेट नहीं करते उसको, जस्ट वो सिंपल वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी म्यू के साथ। लेकिन क्वांटम के अंदर हम उसको रिलेट करके चलते हैं, जैसे फोटोन जो है ना, फोटोन की एनर्जी हम क्या लेके चलते हैं, एच म्यू लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि वो जो वाइब्रेशन कर रहा है, वो एच म्यू जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसकी फ्रीक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा है, और उसकी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू के विद रिस्पेक्ट टू होगी, या एच म्यू होगी, या 2h म्यू होगी, 3h म्यू होगी, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है। बाकी जो डिस्कशन है वो बच्चे हम कल करेंगे, और बाकी एक्सप्रेशन इतना कोई इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दो थ्योरीज तो कम से कम हमने करनी है, और एग्जाम के अंदर डेफिनेटली है, इन दोनों में से आपको एक एग्जाम में पक्का मिल जाएगी, ठीक है। और अगर टाइम हुआ तो फिर देख लेंगे, थर्ड थ्योरी भी कर लेंगे, लेकिन ये सेकंड जो है वो आपकी लगभग कल कंप्लीट हो जाएगी, लगभग, थोड़ा बहुत हो सकता है बच जाए इसके अंदर, बाकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आपका आज का लेक्चर कंप्लीट है। तो ये जो फर्स्ट थ्योरी की है उसको बच्चे अच्छे ढंग से कर लेना। है किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हो जाएगा, चलो ठीक है बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू।